वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशा। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह रिएक्टेंट और रिएजेंट्स को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा या SN2। इसके अलावा अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे SN1 फॉलो होकर प्रोडक्ट बनी है या SN2, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनके बारे में भी देखा था और उसके जो फैक्टर्स थे डिफरेंट उनको स्टडी किया था। पहले हम उन फैक्टर्स की समरी देख लेते हैं ताकि हम बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि SN1 जो रिएक्शन होता है, जो कि हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, उसके अंदर हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, 1। ठीक है, ये चीज तो आपको याद होगी। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, ठीक है, हमारे पास जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उस ऐसे जो रिएक्टेंट जिनके अंदर हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल बनने के चांसेस हो, वहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता था, SN1। जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्शरी कार्बोकेटाइन जहां बनने की पॉसिबिलिटी हो, यानी जहां पे आपका लिविंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हो, टर्शरी पोजीशन पे। जैसे अगर हम यहाँ पे ये मैंने एक रिएक्टेंट शो किया है, ये टर्शियल काइल हैलाइड है। ठीक है, अब ये जो टर्शियल काइल हैलाइड है इसके अंदर हमारे पास जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कुछ यूं होगा, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए हमारे पास जो टर्शियल काइल हैलाइड है उनके अंदर SN1 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं ना SN1 के अंदर, उसके ऊपर SN1 का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता। मतलब हमारे पास जो SN1 रिएक्शन जो है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, जस्ट सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट है उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर जस्ट सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर लोगे तब भी आपका SN1 जो रिएक्शन है प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन शो किया था, ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपके न्यूक्लियोफाइल ने अब इजीली, चाहे वो वीक हो, वो इजीली क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है, चाहे वो इधर से कर ले और चाहे इधर से कर ले। उसके अलावा यहाँ पे रेसिमाइज प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट्स पहले फैक्टर्स जो और पॉइंट जो थे वो पहले रिवाइज हम कर लेते हैं ताकि बाद में हम जो वो देख सके कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या चीज होने के ज्यादा चांसेस है और सेकेंडरी और टर्शरी में क्या क्या। और एक पॉइंट ये था कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है वो किस सॉल्वेंट में होता है, जो कि पोलर हो और प्रोटिक हो। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एथेनॉल, मेथनॉल और वाटर है, उनके अंदर SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले बताई थी कि किस तरह वो लिविंग ग्रुप के साथ जो है वो अपनी बॉन्डिंग करता है, जिसके थ्रू हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो निकलना आसान हो जाता है और कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। दैट्स व्हाई SN1 का रेट भी इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसके लिए फेवरेबल है, SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, जहां पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होना। और अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये होता है हमारे पास 2 स्टेप। फर्स्ट में आपका लिविंग ग्रुप लीव करता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप जब लीव करता है तो एज रिजल्ट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और उससे सेकेंड वाले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपका लिविंग ग्रुप जो है वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कि हमारे पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों को देखने के वो किस तरह के होने चाहिए। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, यानी रिलेटिवली अनहिंडर्ड होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो बैक साइड है वहां से अटैक इजीली हो सके। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड शो कर रही हूँ तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा SN2 के अंदर। जैसे ही वो अटैक करेगा आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। अगर यहाँ पे हिंड्रस हो, यहाँ जैसे ये वाला टर्शरी था, अगर टर्शियल काइल हैलाइड होता तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता था। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे SN2 के अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म ज्यादा फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी आता है। ठीक है, और लास्ट पे आपका आता है टर्शरी। टर्शरी जो होता है वो ऑलमोस्ट SN2 फॉलो करते ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो ज्यादा अच्छा SN2 रिएक्शन जो है वो फॉलो करेगा।
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जितने ज्यादा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पे एथेनॉल है तो एथेनॉल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर आप यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर हमारे पास एथेनॉल भी आ सकता है जो कि एज ए सोलवेंट भी काम करता है। लेकिन अगर इसकी जगह आप इथोक्साइड की बात करो जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारे पास क्या होगा? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे हमारे पास साइनाइड हो गया, ठीक है, Cn नेगेटिव, ये हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो SN2 का रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास SN2 किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी। इसके अलावा ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो फेवरेबल रिएक्शन होता है SN2 का, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है कि SN1 के लिए क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN1 के लिए पोलर प्रोटिक और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक। अगर हम इनको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें तो SN1 हमारे पास सबसे अच्छा टर्शरी के अंदर फॉलो होता है, इसके लिए रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल भी ओके है। उसके अलावा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके अंदर यूज होता है, इसके अंदर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और इसके लिए ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए होता है जो रिलेटिवली अनहिंडर्ड हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं होती, यहाँ पे ये बात होती है कि यहाँ पे हिंड्रेंस कितनी कम है, ठीक है। अब हम ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN1 होगा या SN2 होगा, यानी हम देखेंगे कि किस तरह सबस्ट्रेट को आप देके चाहे वो डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे SN1 फॉलो होगा या SN2। पहले मैंने जो एग्जांपल दी हुई है वो मैंने दी हुई है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो आपने हमेशा क्या फॉलो करना है? SN2। ये चीज आपने याद रखनी है। SN2 क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, लेट्स सपोज ये मिथाइल आयोडाइड है, इसके अंदर जो बनेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। तो जब भी आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो उसके अंदर हमेशा क्या फॉलो होगा? SN2। जैसे ये यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, उसका रिएक्शन हमने NaCl के साथ हो रहा है। अब ये जो NaCl है ना, ये हमारे पास असल में क्या है? Na पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव। और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है वो हमारे पास क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये असल में Cl न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा कि हमारे पास CH3 पे अटैक करेगा। मैं इसको नीट कर लूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरह, ये Cl नेगेटिव, इसने अटैक किया और एज ए रिजल्ट आपका आयोडीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड वो चला गया, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया आपके लिविंग ग्रुप को। एज ए रिजल्ट हमारे पास मिथाइल क्लोराइड की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अगर से यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया हुआ है, लेकिन आपने ये देखने कि यहाँ पे क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सबस्ट्रेट कौन सा है? प्राइमरी। सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देनी है? फर्स्ट नंबर पे क्या आपका सबस्ट्रेट कैसे? अगर प्राइमरी है तो उस केस में हमेशा क्या फॉलो होगा? SN, कौन सा फॉलो होगा? SN2, ठीक है। अब मैं आपको आगे और भी बताती हूँ कि कब प्राइमरी हो फिर भी SN2 फॉलो नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर इस तरह का सिंपल अल्काइल चेन है तब प्राइमरी तो हमेशा SN2 फॉलो होगा। लेकिन अगर इस तरह का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जिसमें एलिलिक सिस्टम या बेंजिलिक सिस्टम हो, कुछ इस तरह, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास एलिलिक सिस्टम है, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम हो तो यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो स्टेबल होता है। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर आपके SN फॉलो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंपल अल्काइल हैलाइड है जैसे कि CH3I या हमारे पास जो है वो इथाइल आयोडाइड हो गया, मिथाइल आयोडाइड हो गया, इस तरह के डिफरेंट क्लोराइड्स हो गए जिसमें R ग्रुप अल्काइल चेन लगी हुई है, तो उसके अंदर हमेशा क्या फॉलो होगा? SN2। इसी तरह अगर आपके पास, अगर आप इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को देखो जिसके अंदर ये बेंजीन रिंग है और इसकी बेंजीलिक पोजीशन पे आपका Cl लगाओ, इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा जब Cl रिमूव होगा वो कैसा कार्बोकेटाइन होगा? ये वाला, जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। तो इस केस में भी SN1 फॉलो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि जब सिंपल हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जिसमें लिविंग ग्रुप प्राइमरी पोजीशन पे है, वहां पे हमेशा क्या फॉलो होगा? SN2। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास SN2 फॉलो होगा जब हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमारे पास SN1 होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, और SN2 होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी। अब हम देखेंगे कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। अगर आपके पास
इस तरह का जो, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर सी हुए, इसके साथ जो आपको दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल ऐसा है कि वो वीक है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और हमारे पास साथ इन्होंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है। उस केस में आपको क्या फॉलो होगा, मैंने ये आपको बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी ये यूज हो सकती है, SN1 के लिए। तो तब हमारा SN1 फॉलो होगा, जिसके अंदर आपका जो सबस्ट्रेट है वो स्टेबलाइज हुआ होगा थ्रू रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये वाला अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जब ब्रोमीन निकल जाएगा तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब ये हाईली स्टेबल है, ठीक है, इंटरमीडिएट। और हमारे पास यहाँ पे जो वाटर यूज हो रहा है, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास वीक होता है, ठीक है। तो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1। तो ये हमारे पास किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनी है, SN1। तो हमने क्या किया, जस्ट जब हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था तब हमने देखा कि इसके अंदर 2 चांसेस थे, SN और SN2। और जब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो और साथ हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तब आपके पास क्या यूज होगा, SN1। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये लिथियम ब्रोमाइड, इसके अंदर हमारे पास Br नेगेटिव की फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारे पास साल्ट है ना, तो लिथियम पॉजिटिव की फॉर्म में, Br नेगेटिव की फॉर्म में। यहाँ पे जो Br नेगेटिव है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ये जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि हमारे पास ए प्रोटिक है, ठीक है, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये मैकेनिज्म किसको फॉलो करके इसने प्रोडक्ट बनाई है, SN2 को। इसी तरह अगर आप अगली एग्जांपल देखो, इसके अंदर हमारे पास NaBr यूज हुआ है, यानी Br नेगेटिव है इसके अंदर एज ए न्यूक्लियोफाइल, और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यूज हुआ है। तो इसके अंदर जब आपका Cl रिप्लेस हो जाएगा आपके Br के साथ, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2। इसके अलावा अगर आपको इन्होंने स्टेरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की हो, ठीक है, बताई हो, जैसे यहाँ पे ये आयोडीन लगी हुई है आपके यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी चल रहा है, तो हमारे पास इस आयोडीन को रिप्लेस किया OCH3 ने। अब ये जो आपने यूज किया न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, कैसे पता चला आपको, क्योंकि हमारे पास ये अनचार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारे पास क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे आयोडीन जब रिप्लेस हुआ OCH3 से। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रेसिमाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक दफा डैश पे प्रोडक्ट बनी है, एक दफा वेज पे, 50% इसमें रिटेंशन हुई है, 50% इसमें इन्वर्जन हुई है। तो ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट बनी है, SN1, जबकि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होती है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके अंदर हमने जो है वो यूज किया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, जिसके ऊपर हमारे पास Br लगा हुआ है, ठीक है, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन अगर आप इसको कह दो। तो यहाँ पे हमारे पास इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया। अब वाटर क्या, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी और एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी सोल्वोलिसिस वाला फिनोमिना इसमें हो रहा है। यहाँ पे Br रिप्लेस हो गया OH से और एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्कोहल की सिंथेसिस होगी अल्काइल हैलाइड से। अब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, यहाँ भी मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है, SN1। कैसे पता चला, वाटर से, वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई। अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, तो चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ऑलवेज इट विल फॉलो SN1, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर ही नहीं सकता। न्यूक्लियोफाइल को इतनी स्पेस ही नहीं ऑपोजिट साइड से मिलती कि वो अटैक करे और आपका Br लीव करके जाए, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होती है। इसलिए क्या होता है कि पहले कार्बोकेटाइन की सिंथेसिस होती है, जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, एज ए रिजल्ट आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाती है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो सोलवेंट है वो भी पोलर ए प्रोटिक है, ठीक है, और आपका Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हमने देखा क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज फॉलो SN1। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हो, इसमें KBr यानी Br नेगेटिव है, ऑल्दो इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हमारे पास ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो इस केस में हमारे पास हमेशा क्या फॉलो होगा, SN1। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, हमेशा SN2। उसके डिफरेंट एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी थी, एलिलिक और बेंजीलिक वाली। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो तब हमारे पास SN1 भी हो सकता है
SN2 भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि SN1 कब होगा, जब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। ठीक है, SN2 कब होगा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और अगर आपके पास टर्शियल काइल हैलाइड हो तो उस केस में आपने क्या फॉलो करवाना है, SN1 मैकेनिज्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कब आप बताओगे कि SN1 फॉलो होगा, कब आप बताओगे SN2 फॉलो होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो कि किस तरह यहाँ पे SN1 फॉलो हुआ और SN2 फॉलो हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।